गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा एसएससी CHSL 2024 जो जीके जीएस क्लास जो है आज मैं लेके आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 कल ही आपको वीडियो दी है और ये जरूर ध्यान रखिएगा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि हर एक प्रश्नों का मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक प्रश्न है, एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहां पे क्लियर होने वाले हैं एक ही प्रश्न से। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो है हमारा पहला प्रश्न क्या है। और ये सीरीज आपको जो है समुद्र मंथन जो है CHSL जीके जीएस ग्रुप आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे, आप विजिट करेंगे तो आपको वहां से देखने को मिल जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न हमारा है कि देशभक्ति गीत जो सारे जहां से अच्छा है ये इसके रचयिता कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जरूर आपने सुना होगा और इसके आपको रचयिता बताना है। तो इसके रचयिता कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या बिस्मिल अजीमाबादी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो पैट्रियट सॉन्ग है, जो देशभक्ति गीत है, इसके रचयिता कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी हैं। और इसको कब लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, एक और आप फैक्ट ले लीजिए, 1905 में इसको लिखा गया था। कब लिखा गया है? 1905 में। किसने लिखा? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा। क्या लिखा? देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत का जो है रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? आपको बताना है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी 1875 में? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, भगत सिंह ने या विपिन चंद्र पाल जी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल, स्वतंत्रता सेनानी, वो स्वतंत्रता सेनानी कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जो इन्होंने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और वंदे मातरम गीत जो है वंदे मातरम गीत है उसकी रचना किसने किया है? तो इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम ये एक राष्ट्रीय गीत है, भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इसको कहां से लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ से ही जो है ये वंदे मातरम गीत लिया गया है, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय गीत है। हमारा मतलब हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में, 1907, 1923 या 1919? आपको बताना है कि किस वर्ष पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है वह कब हुआ है? 1930 में हुआ है। और ध्यान रखिएगा वो महीना कौन सा था? तो वो महीना था नवंबर 1930 में। किस वर्ष? नवंबर 1930 में सेंट जेम्स महल, ध्यान रखिएगा कहां पे हुआ है? तो सेंट जेम्स महल, जो कि कहां है? ये लंदन में है। वहां पे गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो वहीं पे आयोजित किया गया था। और एक फैक्ट आपको बता दूं, इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? कितने लोगों ने? 89, मतलब 89 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था उसमें, क्योंकि उस वक्त केवल एक ही पार्टी थी जो कि कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भारत जो है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, उसमें कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं था। और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है क्या किया था?
इसकी अध्यक्षता की थी और रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो समझ में आया? बिल्कुल। कब हुआ? नवंबर 1930 में हुआ। कहां हुआ? सेंट जेम्स महल लंदन में हुआ। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ? तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का कोई भी जो है प्रतिनिधि भारत जो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो दूसरा गोलमेज, अभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ। कहां हुआ? लंदन में हुआ। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? उसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अब प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, साउथ अफ्रीका में या इटली में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल, यूके में जो है, यूके में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है क्या हुआ था? वो आयोजित किया गया था। और वो वर्ष कौन सा था? 1931 में हुआ था। वर्ष 1931 में यूनाइटेड किंगडम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि जो है कोई शामिल हुआ? तो किसमें शामिल हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, गांधी जी शामिल हुए थे। जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, मतलब पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो सेंट जेम्स महल लंदन में हुआ, जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके बोलते हैं, यूके में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी या वीवी गिरी या रामनाथ कोविंद? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वीवी गिरी। बिल्कुल, भारत के कौन राष्ट्रपति भी ये रहे हैं और एक समय में केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो इनका कौन सा नाम है? तो वो है वीवी गिरी। ध्यान रखिएगा, 1969 से और 1974 तक, 1969 से 1974 तक वीवी गिरी साहब जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं इस समय में, 1969 से 1974 में। जबकि 1952 से 1954 तक जो वीवी गिरी साहब हैं वो केंद्रीय श्रम मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? केंद्रीय श्रम मंत्री रहे थे। और यही जो केंद्रीय श्रम मंत्री है, आज उसका नाम, वर्तमान नाम जो चेंज कर दिया गया है। आज इस केंद्रीय श्रम मंत्री को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्री बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? श्रम एवं रोजगार मंत्री। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न आपका बन सकता है कि केंद्रीय श्रम मंत्री का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्री, ये वर्तमान नाम है। और वीवी गिरी साहब केंद्रीय श्रम मंत्री 1952 से 1954 के बीच में रहे हैं, जबकि 1969 से 1974 के बीच में राष्ट्रपति हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भैया 40,000, 60,000 या जो है 80,000 या 1,20,000? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 80,000। बिल्कुल, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। 80,000 शब्दों से भारतीय संविधान बना है। और यह भी जान लीजिए कि यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अपने हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें जानते हैं कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 395 इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, जबकि 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां इसमें थी। लेकिन वर्तमान समय में ये 8 जो है किसमें परिवर्तित हो गया है? तो अब 12 अनुसूचियां हैं।
वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। कितने शब्दों का बना है? लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर के हमारा भारतीय संविधान बना है। तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग, जिसको हम मोमेंटम का बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, जूल होता है, या किलोग्राम मीटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर संवेग क्या होता है भाई। तो किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, देखिए संवेग बराबर क्या होता है? संवेग का बराबर होता है, यहीं से आप परिभाषा भी निकाल लीजिए, द्रव्यमान गुणे वेग। मतलब द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग मोमेंटम कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक सदिश राशि है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यहीं से परिभाषा हो जाती है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका संवेग कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है। तो किसका विस्थापन हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, या ऑक्सीजन का? तो इसमें जो राइट आंसर है वह होगा आपका हाइड्रोजन। बिल्कुल, हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। अब क्षारीय धातुएं समझते हैं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका लिथियम आपका क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु हैं। और क्षारीय धातु जो होती है वो ठंडे जल के साथ तीव्रता से क्रिया करती है, बहुत तेजी से क्रियाएं करती हैं। और जल जो होता है, जिसका सूत्र होता है H2O, क्या होता है? H2O से हाइड्रोजन का जो H है, जो हाइड्रोजन है, इसका विस्थापन हो जाता है। किसका? H का, मतलब हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो यहां पे ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए जो है, डीएनए का जो पूर्ण रूप है वह है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, या इसका क्या है? पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है। और आपको डीएनए का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बताना था। और ये भी आपको बता दूं, जो डीएनए है आपका, यह एक क्या है? यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 2002 से 2003 में, 85-86 में, 93-94 या 91-92 में? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये जो खेल का जो पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 2021 में जो है इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके राजीव गांधी की जगह पे मेजर ध्यानचंद, किस नाम से दिया जाता है? तो अब ये दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से अब इसको जाना जाता है। और कब से जाना जाता है? तो 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। पहले जो इसमें पुरस्कार राशि थी वो 7.5 लाख रुपए थी, अब इसकी राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। तो ये भी एक प्रश्न याद रखिएगा कि जो है इसमें पहले राशि कितनी दी जाती थी? तो इसमें पहले 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाती थी। अब जो है वर्तमान समय में 25 लाख रुपए की जो है इसमें नगद जो है राशि, पुरस्कार राशि दी जाती है। और आपने शतरंज खिलाड़ी एक नाम सुना होगा, कौन? विश्वनाथन आनंद ही वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहला खिलाड़ी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाया तो वो है हमारे जो है शतरंज के खिलाड़ी
विश्वनाथन आनंद, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया। देखिए कितने फैक्ट्स आपको बता गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब है, कब से दिया जा रहा है, 1991-92 में। अब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। कब परिवर्तित हुआ, 2021 में हुआ। कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, पहले 7.5 लाख दी जाती थी, अब 25 लाख दी जाती है। कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाया, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। कई सारे आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो जरूर लाइक करा करिए, क्योंकि आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हमारे लिए, हर एक यूट्यूबर के लिए एक क्या होता है, एक टॉनिक का काम करता है। और मैं तो आपका क्या हूं, अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, एक टीचर मानते हैं, तो क्या एक गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, आप अपना ही भला कर लीजिए, रहने दीजिए उस टॉनिक को। फिर भी अगर आप दिल से मानते हैं, ये वीडियो अच्छी लग रही है, बड़ी मेहनत से, अब देख रहे होंगे कि गर्मी पड़ रही है, मैं चाहूं तो मैं पंखा चला करके भी, फैन को ऑन करके भी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन पसीना रहता है, नहीं चलाते हैं। क्यों, क्योंकि फिर आपको वो वॉइस नहीं मिलेगी, वो आवाज नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उस वॉइस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए जरूरी है कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप छोटा सा सहयोग मेरा जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ, 1772 में, 1822 में, 1872 में या 1922 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 1872। बिल्कुल 15 अगस्त 1872 में श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। तो कब हुआ, 1872 में हुआ। और यहीं ये भी देखो, ध्यान रखिएगा, ये जो है यहीं से जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1872 ही वो वर्ष है, और अरविंदो का जन्म 1872 में हुआ। तारीख कौन सी थी, तो वो तारीख थी 15 अगस्त। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त वो डेट थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 के बीच में शासनकाल में शासक रहा है, किस वंश का शासक था, नंद वंश, मुगल वंश, मौर्य या हर्यक। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा मुगल। बिल्कुल मुगल काल का जो है ये शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का आप सभी क्या पूरा नाम जानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम था, कहते कहते दिन बीत जाए। मैं बताऊं, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। बहुत बड़ा नाम हो गया ना, फिर से रिपीट कर दूं, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये उसका पूरा नाम था। और ये छठा मुगल शासक था। कौन सा नंबर का था, ये छठा मुगल शासक था, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 के बीच में रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सेनानायक क्या कहलाते थे, दीवान कहलाते थे, कोतवाल कहलाते थे, फौजदार कहलाते थे या बख्शीश कहलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा फौजदार। क्या कहलाते थे, फौजदार कहलाते थे। अकबर के साम्राज्य के सेनानायक को फौजदार कहा जाता था, और जो पुलिस के अधिकारी होते थे उन्हें कोतवाल कहा जाता था, और जो वित्तीय अधिकारी होता था, वित्तीय अधिकारी, वो दीवान कहलाता था। दीवान किसको कहते थे, वित्तीय अधिकारी को। कोतवाल किसे कहते थे, पुलिस अधिकारी को। फौजदार किसे कहते थे, तो भैया जो सेनानायक होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे हम कहते थे, जो अकबर के साम्राज्य का जो सेनानायक होता था वो फौजदार कहलाता था। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं के शासन, मतलब किसके शासन में ये जो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद है, ये किसकी उपलब्धियां, किसके शासनकाल में बना, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। बिल्कुल शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, और दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है ये किसके शासनकाल की विशाल उपलब्धियां हैं, तो ये शाहजहां के शासनकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं। इसमें बलुआ पत्थर से इसको बनवाया गया, किसे, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया। तो यहां पे आपका शाहजहां आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को
पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के पुकारा? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष बाबू। बिल्कुल, नेताजी सुभाष बाबू द्वारा पहली बार जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया गया। कब किया गया? डेट आपको बता देता हूं, 6 जुलाई 1944 में। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष बाबू ने आजाद हिंद रेडियो पर, किस पर? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उसी आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष बाबू ने गांधी जी को संबोधित किया। और क्या कहा, जानते हैं क्या कहा था? वो लाइन मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का ये आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीष, आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये शब्द थे वहीं पे। तो जो ये वर्ड बीच में उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता, मतलब उन्होंने पहली बार यहीं पे संबोधित किया महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के तौर पे। तो किसने संबोधित किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। कब किया? 6 जुलाई 1944 पे किया। कहां से किया? आजाद हिंद रेडियो पर किया। क्या कहते हुए किया? तो ये कहते हुए किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध जो है शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे कुछ थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करा करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे समय समय पर आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।